वो काफ़ी दिनों बाद आज यूनिवर्सिटी आया हुआ था। आने वाले हफ्ते से उसके फाइनल इम्तहानात होने थे, जिसके बाइस वो तैयारियों में शदोमत से मसरूफ़ था। आज बिलखसूस डिपार्टमेंट के एचओडी की तलबी पर आया था। उनकी बात सुनकर उसने कुछ देर सस्ताने की गर्ज से कैफ़े का रुख किया तो टाकरा जिब्रान से हुआ। इम्तहानात की खैर है, ये बताओ वो सिलसिला कहाँ तक पहुँचा? अचानक ही जिब्रान इम्तहानात वाले मौजू को झटकता, आंखों में पुरस्कार चमक लिए उसके करीब झुका। कैसा सिलसिला? बदर को खाक समझ नहीं आई। फॉर गॉड सेक डॉक्टर बदर, अब बनो नहीं ज़्यादा तुम। आधी यूनिवर्सिटी को मालूम है उस कैसा सिलसिला के बारे में। आंखों से अजीब इशारा देता जिब्रान कुर्सी खिसकाकर पुरजोश सा उसके बराबर में हुआ था। कसम से यार, कसम से यार। अचानक से उसका लट्टू की तरह हमारे डिपार्टमेंट का चक्कर काटना हमें खटक तो ज़रूर गया था, लेकिन हमें ज़रा बराबर भी उम्मीद ना थी कि वो नीली आंखों वाली हसीना हमारे हैंडसम डॉक्टर के दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। हमारे हैंडसम डॉक्टर के दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आ रही है। सीने पर दिल के मकाम पर हल्का मुक्का जड़ता जिब्रान बेतुके अंदाज में हंसा तो बदर संजीदा तासुरात लिए उसे खामोशी से देखने लगा। ऐसे खामोश निगाहों से मत देखो जैसे तुम्हें खबर ही कुछ नहीं। उसकी खामोशी को बनावट से माखूज करता जिब्रान चिढ़ाने के से अंदाज में बोला था, मुझे वाकई नहीं खबर जिब्रान। कम ऑन मैन, अब 9-10 के हीरोज़ की तरह हाइड एंड सीक मत खेलो। सीन है तो इसमें क्या बुराई है? और फिर मैं तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक नहीं, तुम मेरे साथ कसौटी खेल रही हो जिब्रान। सीधे सीधे बताओ कौन सा सिलसिला और कैसा सीन, और अगर नहीं बताना तो भी ठीक है, बट खामखा में ट्विस्ट एंड टर्न्स देकर लिंकअप मत करो मुझे ये हरगिज़ पसंद नहीं, ऐसे बेहुदा किस्म के मजाक। जिब्रान के अजीबो गरीब इशारे, महजूज कुन पुरस्कार अंदाज बदर को ज़रा पसंद नहीं आए थे। तभी वो साफ कोई से झाड़ गया। आर यू सीरियस? मैं ट्विस्ट एंड टर्न्स दे रहा हूँ? डॉक्टर साहब, शॉर्ट सर्किट हमारे दिमाग में भी हो गया था जब ब्यूटी क्वीन ने हमारे माथे पर बंदूक रखकर तुम्हारा नंबर मांगा था। 2 उंगली का बंदूक बनाकर माथे पर रखता वो ड्रामाई अंदाज में बोला। कौन? बदर की भवें तशवीश से करीब आई थी। कौन? तुम कहोगे कि ब्यूटी क्वीन कौन है? बेहंगम कहका लगाते जिब्रान अपनी जगह खड़ा हुआ। वाकई मैं पूछ रहा हूँ, बिना मेरी इजाज़त किसे तुम लोगों ने मेरा नंबर दिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो मैं अपना नंबर लड़कियों को नहीं देता। वो बराबर खड़ा होता, बेहद संजीदा हुआ। उसकी तेवरियाँ चढ़ी देख जिब्रान को अपने तासुरात बदिक्कत दुरुस्त करने पड़े थे। रिलैक्स ब्रो, वो जिस तरह हक से नंबर मांगने आई थी हम उसका रूप देख कर ही मरूब हो गए, और जब उसने तुम्हारा नंबर मांगा तो हमें लगा तुम लोगों का कोई सीन। जा शट अप जिब्रान, क्या सीन लगा रखा है? तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे, और ये भी जानते हो कि मुझे सख्त नापसंद है किसी भी लड़की से अपने नाम का जोड़ा जाना। कतियत भरे लहजे में सरजनिश करता वो बिगड़ा था। पर यार वो कोई आम लड़की थोड़ी है। अच्छा, हाँ ब्यूटी क्वीन कहते हैं उसे यहाँ। हुस्न और नज़ाकत से माला माल, तजाद मगरूर इतनी कि एक निगाह उठाकर किसी को देखना तक गवारा नहीं करती। वो खुद चलकर तुम्हारा नंबर लेने आई थी। हम घर आई लक्ष्मी को किस तरह ना कर सकते थे? लड़के मरे जा रहे थे उसे डेट करने के लिए, और तुम्हारे पीछे। सो मुझे लगा वो तुम्हारी टाइप की है, सो मैंने। प्लीज़ जिब्रान, किसी लड़की के लिए ऐसा लहजा दुरुस्त नहीं है। जिब्रान का हाथ उठाता हुआ फिदाइया लहजा बदर को सख्त नागवार गुजरा था, इसीलिए तो हमें लगा कि वो तुम्हारी टाइप की। जिब्रान प्लीज़, टाइप क्या होती है मेरी समझ में नहीं आती। औरत होती है और काबिल एहतराम होती है, ख्वाह वो शाहज़ादी हो कि खाकज़ादी या फिर तवाइफ़ज़ादी क्यों ना हो। अगर तुम मर्द हो तो उसे एहतराम की निगाह से देखो। जिसके बतन से तुम जन्मे, जिसके दम से तुम्हारी नस्ल परवान चढ़ेगी। नागवारियत से टोकता वो शर्म दिलाने के अंदाज में झिड़क गया तो जिब्रान अपने लहजे और अल्फाज के चुनाव पर नादिम होता हुआ चुप कर गया था, जबकि बदर बिना उस लड़की का नाम जानने की कोशिश किए फ़ोन टेबल से उठाता खारजी गेट की तरफ बढ़ा था। उसके गेट अबूर करने तक जिब्रान की तासुफ़ज़दा उनके टेबल के पीछे बैठी वर्दा की पुरसोच निगाह ताक़ुब में रही थी, जिसका इरादा पहले तो जाकर दोनों की क्लास लेने का था, लेकिन अब वो मुंजमिद सी बैठी उस शख्स को सोच रही थी जिसके मुतालिक उसकी राय कायम करदा राय में अब दरार पड़ने लगी थी। हवेली की फिजा में इतनी यासियत की दबीज चादर आज तीसरे दिन भी जूं की तूं कसाफत लिए बरकरार थी। मुकद्दस का ज़्यादा वक्त दी जान के साथ ही गुजर रहा था। दिलावर रात किसी पहर लौट रहा था और सुबह किस वक्त वो कमरे से गायब हो रहा था उसे खबर ही नहीं हो रही थी। सरसरी सी उसकी सभी से मुलाकात हो चुकी थी। अब ये मौके की नामुनासबत थी या दाजी की तंबीह का नतीजा, जो सभी उससे अच्छे से मिले थे।
लेकिन वो अपने तय बेहद पुज़मुर्दा हो रही थी। दी जान के साथ ही नमाज़ वगैरह पढ़ती बैठती। चीदा चीदा दी जान ने उसे हवेली में सबके मुतालिक बताया था। ख़ास तौर उनके ज़िक्र में नमी लिए मीज़ान शामिल था और उससे जुड़ा वो दूसरा वजूद जिसके लिए उठते बैठते दी जान के लबों से दुआएं निकल रही थी। बिना उस लड़की से बराह रास्त मुतारिफ़ हुए भी मुक़द्दस उस लड़की के लिए अपना दिल गुदाज होता महसूस कर रही थी। ज़िया सभी का हुआ था, लेकिन उस लड़की पर गुजरी क़यामत का तसव्वुर भी नामुमकिन था। दी जान के साथ उनके तख्त पर बैठी वो अपनी पसंदीदा किताब के औराक उलटती बेख्याली में उस लड़की के मुतालिक सोचे जा रही थी। जब नज़र दी जान पर गई, दी जान आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमारा ख्याल है आपको कुछ खाकर दवाई लेनी चाहिए। दी जान को वैसे ही दवाई लेता देख वो सूरत से टोक गई। भूख नहीं है बच्चे मुझे। उनका वही जवाब, बेशक नहीं होगी, लेकिन आपको कुछ खा लेना चाहिए। 3 दिन से आप खुराक नहीं ले रही सही से, ऐसे में दवाइयाँ उल्टा असर दिखा सकती हैं। आप बैठे, हम कुछ बना कर लाते हैं। किताब साइड पर रखती वो फ़ौरन दुपट्टा दरुस्त करती हुई तख्त से नीचे उतरी थी। अरे बच्चे मेरी बात माने, कहाँ जाएंगी? वैसे भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप नहीं पड़े इन झमेलों में। दी जान ने उसकी कलाई थाम कर रोका। दी जान कोई झमेला नहीं, और फिर हम किचन देख चुके हैं, हम 2 मिनट में कुछ बना कर लाते हैं, आपको पसंद आएगा, हमें यकीन है। वो नाना का असर लिए बगैर दुपट्टा दरुस्त करती कमरे की दहलीज तक पहुंची थी कि बाहर किसी के ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ पर दी जान की सिमत मुड़ी। आवाज़ पहचान कर दी जान ने तस्बीह लिए तेज़ कदमों से कमरे से बाहर कदम रखे और नोवार्द पर नज़र पड़ते ही उन्होंने पलट कर परेशान निगाहों से मुक़द्दस को देखा था। दी जान, मेरे ख्याल में कोई जानने वाली आई हैं, हम अंदर जाते हैं। दी जान को तसबदब का शिकार देख वो नरमी से मुस्कुराती अपने कमरे की जानिब गई तो दी जान परेशानी में भी उसकी समझदारी पर मुबहम सा मुस्कुरा दी। वो भाभी सा की मुमानी सा आई हैं। दी जान को बढ़ता देख पास से गुजर रही मुलाजमा ने मोहतात अंदाज में यूं बताया कि आप इज्तना भी करें वहाँ से जाने से, जिस पर दी जान ज़रा सा सर को खम देती आगे। पहली नज़र ही उनकी टांग पर टांग जमा कर बैठी नौवार्द पर गई थी, जो हमेशा की तरह जदीद तराश खराश के खुशरंग मलबूसात में मलबूस थी। तुंदको चेहरा महारत से किए गए मेकअप से दमकता, उनकी उम्र छुपाने में काफ़ी हद तक कामयाब था। बार बार नज़ाकत से आवारा लट संवारती मखरूती उंगलियां हमेशा की तरह कीमती नगीने जड़ी अंगूठियों से मुज़य्यन थी। ये थी कनाडा पलट बेगम तबस्सुम मीराल उस्मानी की मुमानी जान, जिनके सर मीराल उस्मानी का इकलौता करीबी रिश्तेदार होने का एजाज़ाना सेहरा जाता था, जिन्होंने हस्बे साबिक आज भी मौका महल की मुनासबत का ख्याल करना ज़रूरी नहीं समझा था। दी जान ने इंतहाई तासुफ से नफ़ी में सर को हिलाया था। गुज़िश्ता 5 सालों से जब भी वो आई थी अपना मुतालबा लेकर आई थी, बराए नाम कॉल की जहमत कभी कभार उठा ही लेती थी। इनके अलावा उनकी भांजी से कोई वास्ता ना था इस बात के। अपनी दोनों बेटियों को करोफर से उनके दूबदू सोफे पर बराजमान देख दी जान ने मामला ख़राब ना होने के डर से ना चाहते हुए भी नीचे की जानिब पेशकदमी करना चाहिए, लेकिन तभी वहां नाज़मा बेगम को आता देख कदम रोक गई, जो आज पूरे 3 दिन बाद गालिबन उस मेहमान बल्कि वबाले जान की आमद का सुनकर ही तने अजलात लिए कमरे से तन तनाती हुई बरामद हुई थी। मुतवरम कमलाया सा चेहरा मगर बिल्कुल स्पार्ट था। मुसलसल शब ख्वाबी और रोने की चुगली खा रही सुर्ख आंखें, जिनमें तैरती गम की जगह गुस्से और नागवारियत की परछाइयाँ इतनी दूर से भी वाज़ेह थी, और वही अजली करख्तगी और रोब लिए बेलचक और दो टोक अंदाज। चूँकि मामला उनके मैके का था और उन खातून को वही बेहतर संभाल सकती थी, लिहाजा उन्हें बेवजह उस कशीदा फ़िज़ा में जाना नामुनासिब लगा था, सो वो कदम रोक गई। मीराल की वालदा नाज़मा बेगम के सगे चचा की बेटी थी और बेगम तबस्सुम सगे चचा ज़ात की वजह से जो कुल फैसले के मालिक मुख्तार थी। मामू साहब बेचारे तो सही मायनों में मामू ही थे, पर मुमानी साहिबा तकरीब कारी दिमाग रखने वाली इंतहाई शातिर और मौका परस्त खातून थी, जिनकी बिलखसूस आमद और मुतालबे का मुहर्रिक कोई ऐसा ढका छुपा भी ना था। 15 दिन के अंदर पहले बेवा फिर माँ के साए से महरूम हुई भांजी को बिजनेस का नुकसान हो रहा है कहकर छोड़ जाने वाली खातून के खुद गर्जाना अज़ाइम जानना यूं भी कोई मुश्किल अमर ना था, लेकिन अब की बार उनके हाव भाव देखकर उनके इरादे कुछ ज़्यादा ही मजबूत और ख़तरनाक दिख रहे थे। न जाने इस बच्ची के नसीब में क्या लिखा है। अपने कमरे में उल्टे कदमों लौट आई दी जान ने नए सिरे से मिराल की फिक्र में घुलने की सही की थी। अम्मा सा, हमें भाभी सा के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। दफातन दोनों बहन उजलतन बयान देती दाखिल हुई थी अंदर। अब क्या हो गया? दी जान ने बोझल आसाब संग दोनों को
को देखा जो तेवरियां चढ़ाई आकर उनके तख्त पर बैठ गई थी। उन्होंने आज फिर मिराल की मोमानी को वही साहब का जवाब दिया, नहीं, हम पूछते हैं आखिर कब तक भाभी साहब इस लड़की का दम छल्ला लगाए रखना चाहती हैं। अगर बेगम तबस्सुम उस लड़की को साथ ले जाना चाहती हैं, जिम्मेदारी उठाना चाहती हैं, तो बुराई क्या है इसमें? कोई गैर तो नहीं, सगी मोमानी है, फिर वो क्यों भाभी साहब अड़ी हुई हैं? सुमरा बेगम के मोतरिज लबो लहजे में पिन्हा खदशा और तैश को दी जान ने खामोश निगाहों से अच्छी तरह जांचा था। फिर जब वो बोली तो जले तवे पर बैठी बेटियों के बरक्स लहजा हमवार और मामला फहमी लिया था। बेगम तबस्सुम, इस बच्ची की कितनी सगी हैं ये तभी साबित हो गया था जब उस बिन माँ की बच्ची को ये कहकर तने तनहा छोड़ गई थी कि 2 हफ्ते में वीज़ा भेजती हूँ, और फिर 2 हफ्ते जैसे कैलेंडर में आई ही नहीं। फिर किस बिना पर हम उस औरत का एतबार करें या बहू को इस इक़दाम की सरजनिश करें? इसके अलावा उस बच्ची की मरती हुई माँ ने सरपरस्ती सौंपी है बहू को उसकी, हम किस तरह मुदाखलत कर सकते हैं भला? दी जान ने सफाई से खुद को उस मामले से साफ अलहदा करते हाथ खड़े किए, जिस पर दोनों बहनों ने बेचैनी से पहलू बदलते तुर्श निगाहों का तबादला किया। माना मासा, भाभी सा ये सब उस लड़की की माँ से किए वादे की पासदारी के लिए कर रही हैं, लेकिन ये कहना है कि वो लड़की मीज़ान उस्मानी की बीवी है और उस्मानी ख़ानदान की रिवायत के मुताबिक होने वाले या हो चुके हाकिम सरकार की बेवा या मंग खानदान से बाहर किसी कीमत पर नहीं जाती। इस बात से क्या नतीजा अखज़ करें हम? कुलस्कर ज़ोहरा उस्मानी ने असल बेचैनी की वजह बयान की। ख़ानदानी रिवायात से तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह तुम लोग वाकिफ़ हो। आखिर उसकी पासदार और अलंबरदार जो ठहरी, उनके जुल बुलाने के बरक्स दी जान ने चेहरे पर मखसूस नरमी और ठहराव लिए दोनों को नासमझी से देखा तो जैसे दोनों का सेरो खून ही जलकर पानी हुआ था। लेकिन अम्मा साहब, मीज़ान कहाँ से होने वाला हाकिम सरकार हो गया? बड़ा तो बारान है ना। तिल मिला उठी समरा बेगम ने मुठ्ठियां भींचते अपनी तरफ से बड़ी दलील डाली थी। मैं भी जानती हूँ बच्चे, अभी मेरा हाफजा इतना कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन हम सभी जानते हैं अव्वल तो बारान को शुरू से इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। दोइम उसने अलल ऐलान कहा था कि मीज़ान को सरदार बना दिया जाए। तस्बीह के दाने गिराती दी जान मुबहम तबस्सुम संग जवाब कम, उनके भड़कते जहनों पर पेट्रोल ज़्यादा डाल गई थी। कह देने से क्या होता है अम्मा सा, कह देने से सब कुछ हो जाता है बच्चे। आज मीज़ान हयात होता तो आप देख लेती, लेकिन हकीकत यही है कि मीज़ान हयात नहीं है और वो लड़की मीज़ान की मनकूहा थी, बेवा नहीं। सो ऐसा कोई कानून उस पर लागू नहीं होता? मुश्तइल समरा उस्मानी बल खाकर दबे लहजे में पुकारी थी, जिस पर खामोश निगाहों से दोनों को देखती दी जान पुरसकून अंदाज में तस्बीह के दाने गिराने लगी थी, जैसे बस यही उस वक्त सबसे अहम काम हो। जोहरा बेगम ने आंखों ही आंखों में बहन को हवास काबू करने का इशारा किया। दी जान के नर्म पैरों पर हाथ रखा, उसके साथ ही, अम्मा सा, उस लड़की के साथ क्या करना है या क्या नहीं, वो भाभी सा या आप लोगों का फैसला होगा। उसमें बोलने या इतराज़ उठाने का हमारा कोई इरादा नहीं। हम लोग बस आपको ये बताने आए थे कि बरसी गुजर चुकी है, अब हम वापसी करना चाहते हैं। अगर आप मुनासिब वक्त देखकर रिश्ते की बात छेड़ दें तो हवेली का माहौल भी बदल जाए। और दी जान के पैरों को नर्म हाथों से दबाते जोहरा बेगम ने मुदब्बराना अंदाज अपनाया तो दी जान ने होले से इस बात में सर हिलाने पर इत्तफाक किया था। अपनी दोनों बेटियों का खदशा वो खूब समझती थी, लेकिन गजब तो तब होता जब उन्हें ये पता चलता उनका खतरा उन्हें लाहक खदशा ही उनकी दिली ख्वाहिश है। अरे बच्चे, ज़रा सा सर दर्द था, उसके लिए सबकी क्या ज़रूरत थी? आपने खामखा जहमत क्यों की? ट्रे में गर्म कहवा लेकर दाखिल होती मुकद्दस को देखते वो नाराज़ हुई, क्योंकि हमारे अब्बा कहते हैं हर मर्ज़ के लिए कड़वी बदजायका दवाई को बर्दाश्त करना ज़रूरी नहीं है। जायकादार कहवा और अच्छी सी मालिश से भी बात बन सकती है। मिट्टी का प्याला उन्हें थमाती वो उनके बराबर बैठी थी। बात तो खैर दुरुस्त कहते हैं आपके अब्बा। प्याला नाक के करीब ले जाकर अदरक की सूंधी खुशबू अंदर उतारती वो सर हिलाकर मुत्तफिक हुई। फिर आप कहवे से लुत्फ, हम आपके सर की अच्छे से मालिश कर देते हैं। साइड से तेल उठाती वो इसरार से बोली तो दी जान बावजूद कोशिश के मना नहीं कर सकी थी। बेटियों की जोर पकड़ते इसरार के पेशे नज़र बारान से बात करने गई तो वो सुबह ही कहीं निकल गया था। तबस्सुम बेगम के मसले को लेकर दाजी के पास बात छेड़ने की कोशिश की तो उनके इलेक्शन के अलग ही पेचीदा झमीले निकल आए। दोनों तरफ से दबाव में वो दोनों मुहाज में नाकामी का नतीजा शदीद सरदर्द की सूरत में ले आई थी। ऐसे में गरम गरम कहवे से लुत्फ उठाते नर्म नर्म उंगलियों के हल्के हल्के हाथों की मालिश वाकई आसाब को पुरसकून कर रही थी। वाकई में बच्चे, आपके हाथ में जादू है। बंद होते पपोटों को बमुश्किल वाह करती वो बोझल आंखों से ममनून हुई। हमारे अब्बा भी यही कहते हैं। आपके
अब्बा ये नहीं कहते कि एक सोते हुए बंदे को सुकून से 2 पल सोने देना चाहिए? बेड के जानिब से आई झल्लाई भारी आवाज़ पर मुकद्दस बुरी तरह उछलकर तख्त से खड़ी हुई। आप कब आए? बेड पर आड़ा तिरछा लेटे, शिकन आलूद पेशानी पर बिखरे बाल और नींद के खुमार से सुर्ख आंखों में झल्लाहट लिए मुतवज्जो दिलावर को देख उसने हलक तर किया। कम अज़ कम आपकी तशरीफ़ आवरी से पहले से ही मैं यहाँ मौजूद हूँ। हनूज़ घूरता वो शर्मिंदा करने पर बज़िद था। हमेशा की तरह सुबह उसे रूम से गायब देख हवेली से ही गायब समझकर वो दीजान के पास आ गई थी और जब से उनके साथ दुनिया जहान की बातों में लगी थी ताकि उनका दिल बहला रहे। लेकिन एहसास दिलाए जाने पर हकीकतन वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। अच्छा बस बच्ची को खामखा में मजीद शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो उसे पता नहीं था तुम सो रहे थे, दूसरा बच्ची की आवाज़ इतनी धीमी और मीठी सी है तो कहाँ से तुम्हारी बेहोशी की नींद में मुखल हो गई? दी जान ने फौरन दिफा की फौज बन के दिखाया था। सो तो है। दिलावर की बेध्यानी में जुबान पिसली। कुछ कहा? मुकद्दस समेत दी जान के भी कान खड़े हुए। सर में दर्द हो गया, मैंने ये कहा। अपनी बेसाख्तगी की पर्दा पोशी के लिए वो जबरदस्ती कनपटी सहलाता चेहरे पर तनाव लाता उठकर बैठा। होगा कैसे नहीं होगा? रूखे बाल लिए पूरा दिन धूप में मारे मारे जो फिरते हो। मुकद्दस बेटा जरा इसके सर की भी अच्छे से मालिश कर दो। दी जान ने बाल समेटते कुछ अलग सा ही हल निकाला था। नहीं, दोनों भौचंका यकजुबान बोले। क्या नहीं? बच्चे आप मेरी बात सुने और दिलावर तुम फौरन यहाँ आओ। दी जान तो उस अनोखे हल पर ही अड़ गई थी। इस सब की ज़रूरत नहीं, मुझे बस खामोशी में अच्छी सी नींद चाहिए। ज़बरदस्ती की अंगड़ाई लेता वो वापस तकिए पर सर देने लगा कि दीजान कुछ चली आई और फिर दोनों की एक सुने बगैर दिलावर को नीचे बिठाकर तख्त पर बैठी मुकद्दस के हाथों में तेल की शीशी थमाकर थानेदाराना अंदाज में खड़ी हो गई। देखो ज़रा बाल कैसे घास हो रहे हैं, ऐसे में सर दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? उन्होंने बालों को छूते नाक चढ़ाए। दीजान अच्छे खासे बालों को घास कहे जाने पर उसने शाकी निगाह उठाई, साथ उस वक्त पर लानत भेजी जब सरदर्द का नाम लिया था। क्या दीजान वो बिगड़ी? और बच्चे आज से आप हफ्ते में कम से कम 2-3 दफ़ा इसके सर पर तेल की अच्छी तरह मालिश कीजिएगा। बताओ ज़रा, ये कोई उम्र है सर दर्द होने की? लगे हाथों एक और फरमान आया था। गोया सर दर्द को दीजान ने शगुफाई बना दिया था, जिस पर दम साध कर बैठी मुकद्दस ने फ़कत पलकें झपकाने पर इत्तफा किया। बिल्कुल पैरों के पास लाकर तो दीजान ने उसे बिठा दिया था, जिससे धड़कनों का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो रहा था। मेरे बाप दादा की तौबा जो आज के बाद मैंने दोबारा सर दर्द का नाम लबों पर लाया। कनपटी खुजाता वो बुड़बुड़ाया। अच्छी खासी नींद का सत्यानाश मार दिया था उसने खुद ही। मैं ज़रा तुम्हारे दादी का स्वेटर निकाल कर आती हूँ, अलमारी में न जाने कहाँ रखा है। दोनों पर एक निगाह डालती वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। और हाँ दिलावर, खबरदार जो बच्ची को परेशान किया तो। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर रुककर उन्होंने तंबीह करना ज़रूरी समझा। मेरी कोई गारंटी नहीं, अपनी छोटी सी बच्ची के खिलौने संदूक में बंद करके जाए, कहीं मैं तोड़ ना दूँ। वो तो जैसे तप ही गया था उस तंबीह पर, लेकिन दीजान ने ध्यान नहीं दिया, जबकि मुकद्दस उसके तेवर पेशे नज़र किए लब चबाने लगी थी। एक तो वो बैठा भी तख्त से बिल्कुल जुड़कर नीचे कुशन डाल कर था और सर बिल्कुल उसकी गोद में आ गया। यकीन माने मेरा कतई आपसे खिदमत लेने का इरादा नहीं और ना दीजान से मजीद तवाज़ो में मैं आज की तारीख में अफोर्ड कर सकता हूँ। सो दोनों पैर बेजारियत से फैलाते उसने साफ चोट की उसके मिट्टी के मादू बनकर बैठने पर कहा। जी हाँ, हम करते हैं। हवास यकजा कर धड़कनों की बगावत पर गलबा पाने की कोशिश करते, नाकाम कोशिश करते। नर्म पूरों को तेल में डबोकर घने बालों वाले सर पर डालने के लिए काफ़ी हिम्मत यकजा करनी पड़ी थी उसे। तजाद बार बार खुश्क होते लब पर जुबान फिरने के बावजूद मोमी उंगलियां जड़ों तक रसाई करने में नाकाम थी। दी जान को आप बेहद अजीज़ हैं, इस बिना पर आप यकीन कर सकती हैं कि मेरे सर में कोई बॉम्ब फिट नहीं। जी? तंज में लिपटी यकीन दहानी पर मुकद्दस का वही बेसाख्ता जी निकला। जी, आपके हाथ ऐसे कांप रहे हैं जैसे हम बम डिफ्यूज़ करते हुए भी किसी के ना कांपे। कुछ और आरामदेह पोजीशन में जाता वो ताक ताक कर निशाने ले रहा था। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। बराह रास्त चोट पर खिफ़त के मारे बुड़बुड़ाहट में वो प्याली में उंगलियां डबोती उसके कान पर रख गई हाथ। सर में तेल डालें, कान मेरे दरुस्त काम कर रहे हैं। आंखें मूंदे उसने फिर चौका मारा था मौके पर। जी? एहतियात के साथ बालों में नर्म उंगलियां उतारती वो साथ उस वक्त को कोस रही थी जब बिना इर्द गिर्द देखे वो दीजान के रूम में दाखिल हुई। एहतियात के साथ बालों में नर्म उंगलियां उतारती वो साथ उस वक्त को कोस रही थी जब बिना इर्द गिर्द देखे वो दीजान के रूम में दाखिल हुई थी।
जब मौसूफ हकीम साहिबा का अच्छी तरह खून पुष्ट करके अब आराम से आंखें मूंदे सरसराती हुई रुई सी नर्म उंगलियों की तासीरें मसीहाई से महसूस हो रहे थे। तरावट लिए सर्द मखरूती उंगलियां धीमी रफ्तार से बालों में चल नहीं रही थी, गोया बरसों की थकन बेहद एहतियात के साथ चुन चुन कर एक नशा, एक सरूर तारी कर रही थी। नींद पूरी हो जाने के बावजूद भी उसकी पलकें भारी होने लगी थी। वो होले होले किसी जादू मंत्र के जेरे असर बोझल होते आसाब संग अजलात को ढीला छोड़ता वापस नींद के आगोश में जाने लगा। पुरसकून, हर फिक्र हर गम से आज़ाद, किसी छोटे बच्चे की नींद, मीठी सी नींद में कुछ और खुमारी छाई तो सर लुढ़क कर मुकद्दस की गोद में ढलका, जिस पर बौखलाकर वो पीछे होने लगी कि सर से हाथ फिसल कर उसके ख्वाबीदा वजी नकूज से फिसलता हुआ दाढ़ी पर आन ठहरा। ये सब इस कदर गैर मुतवक्को था कि वो हाथ भी ना हटा पाई, जबकि मुलायम ठंडा सा लम्स चेहरे पर महसूस कर उसने बमुश्किल पलकों को वाह किया। नींद के खुमार से आंखें अब उसकी हवाइयाँ उड़े चेहरे पर फोकस कर चुकी थीं। जिन पर पड़ जाए तेरी खास निगाहे उल्फत, खाली पैमाने वो ताहश्र भरे रहते हैं। उन दरख्तों को कड़ी धूप में लम्हा भर को गर तेरा लम्स मयस्सर हो हरे रहते हैं। दिलरुबाई लिए दिलकश नकूश, नीम व पंखड़ी से गुलाबी नाजुक लब, हुज्जम से फैली बड़ी बड़ी घोर स्याह कमल नैन और अपनी निगाहों की हिद्दत से दहक उठे कंधार आरिस, चंद इंच के फासले पर मौजूद हवास बाख्ता चेहरे का पुरतपिश निगाहों से जायजा लेते उसकी घनी मूंछों तले पैवस्त लबों की तराश में बेनाम सी मगर दिलावेज मुस्कुराहट ने जगह बनाई। फिर पहलू से ट्रांस की कैफियत में दोनों हाथ उठे और उसकी नर्म कलाइयों पर आन ठहरे। सांस ले लें आप और मेरा भी सर दबाएं, गला नहीं। कलाइयों से थाम कर हाथ को दोबारा सर पर रखता वो खुमार आलूद सरगोशी करता वापस आंखें मूंद गया था। सुने, तवक्कुफ से हवास बहाल करके मुकद्दस ने होले से आवाज़ लगाई, लेकिन वो गहरी नींद में गाफिल हो चुका था। अब क्या करें? सुने, बेड तक तो चले जाएं। उसने धीमी आवाज़ में ही मुखातिब किया कि कुछ देर पहले की तरह उलट ना पड़े, लेकिन बेसूद छोड़ दो बच्चे, कभी कभी तो यूं सोता है वो। जानबूझकर देर से ड्रेसिंग रूम से बरामद होती दी जान ने मोहब्बत पाश निगाहों से नीचे बेफिक्र सोए अपने अजीज पोते और उस लड़की की नज़र उतारी जिसकी गोद में सर रखे वो दुनिया और माफिया से बेगाना हो चुका था। जी, असबात में सर को जुम्बिश देकर उसने साइड से तकिया लेकर उसके सर के नीचे रखा और एक तवील सांस उसके पुरसकून चेहरे को देखती फिजा के सपुर्द कर खिड़की के पर्दे को बराबर करती हट गई।